गुड मॉर्निंग +1 क्लास। बेटे आज हम हमारा जो इस्लाम का उदय चैप्टर चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा अब आगे टॉपिक है उमय्यद और राजतंत्र का केंद्रीयकरण। तो उमय्यद वंश जो था ये समृद्ध वंश के रूप में उभरा था, जैसा कि हमने इसमें पढ़ा था। अब हम ये पढ़ेंगे कि उमय्यद वंश जो है वो कैसे था और कैसे उसकी व्यवस्थाएं थी। अब जो उमय्यद वंश था उसने बहुत सारे राजनीतिक तरीके अपनाए थे और जिनसे उसका जो नेतृत्व था वो उम्मा जो वर्ग था, उम्मा यानी आस्तिकों का जो वर्ग था वो भी काफ़ी सुदृढ़ हो गया था। अब जो उमय्यद थे उन्होंने क्या क्या किया ये हम इसमें पढ़ेंगे। उमय्यद जो थे खलीफा मुआविया ने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया। पहले किसको बनाया उसने? दमिश्क को। और फिर बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजदरबारी रस्मों और प्रशासनिक संस्थाओं को अपनाया उसने। और उसने क्या किया, जो उमय्यद वंश था उसने परंपरागत उत्तराधिकार की परंपरा को शुरू किया। परंपरागत उत्तराधिकार की परंपरा का मतलब क्या है कि उमय्यद वंश में उसके यानी कि जो शासक है उसके बाद उसका पुत्र ही उसका शासक बनेगा। और काफ़ी खलीफाओं ने भी इन जो उमय्यद वंश ने परिवर्तन किए कि पिता के बाद उसका पुत्र उसका शासक बनेगा, इन परिवर्तनों को अपनाया। और उमय्यद जो थे वो 90 वर्ष तक और अब्बासी 2 शताब्दियों तक सत्ता में बने रहे। ये आपको ध्यान रखना है कि उमय्यदों का कब तक चला? 90 सालों तक और अब्बासी 2 शताब्दियों तक। शताब्दी का मतलब क्या होता है? एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। अब जो उमय्यद था वो काफ़ी शक्तिशाली बन चुका था, उमय्यद का जो साम्राज्य था। और जो उमय्यद साम्राज्य था वो सीधा इस्लाम पर ही आधारित नहीं था। इस्लाम नहीं था, इसलिए जो उमय्यद वंश था, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं इस्लाम का उदय चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें केवल इस्लाम नहीं था बल्कि ये शासन कला और सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर चल रहा था। और जो ये सारे लोग थे मिलकर ये इसमें ईसाई सलाहकार के रूप में ईसाई थे, जरतुश्त जो थे वो लिपिक थे और अधिकारी भी शामिल थे। लेकिन जो इस्लाम था वो उमय्यद शासन को वैधता यानी कि इसको लीगैलिटी किससे मिलती थी? इस्लाम से। तो इस प्रकार ये एक लीगल वंश बना हुआ था। और जो लोग थे वो इस्लाम के नाम पर इसको दबाते भी रहते थे, विद्रोहों को, कि जो दूसरे लोग उनका किसी भी प्रकार का विद्रोह करते थे तो वो उसको दबाने की कोशिश करते थे। तो इस प्रकार बेटे हम इसको जो इसके बारे में आगे आपको ये दिया हुआ है तो थोड़ा ध्यान से इसको आप पढ़िएगा। सारी बातें ये उमय्यद के बारे में ही बताई गई हैं। अब इन्होंने जैसे सिक्के जो थे उनमें भी थोड़े चेंजेस किए और जो चिन्ह उस पर बने हुए थे उनको हटा दिया और सिक्कों पर अब वो अरबी भाषा लिखने लगे। अब बात आती है अब्बासी क्रांति की, यानी कि जो अब्बासी क्रांति थी वो किस प्रकार हुई। अब्बासी क्रांति का मतलब क्या है कि अब्बासों के द्वारा जो क्रांति चलाई गई थी। अब ये अब्बास कौन थे, हमें इसमें अब्बासों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए जैसे अब्बासी जो थे, यहाँ से आप देखिए इसमें अब्बासी जो पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज थे। अब्बासी कौन थे? ये पैगंबर के चाचा जो थे अब्बास, उनके वंशज वो कहते थे अपने आप को। और इन्होंने क्या किया, विभिन्न असहम जो अनसेटिस्फाई थे ग्रुप, उनका भी समर्थन प्राप्त कर लिया और क्या कहा कि पैगंबर के परिवार का कोई मसीहा जो है उन्हें उमय्यदों के दमनकारी शासन से मुक्त कराएगा। किनको करवाएगा? अब्बासियों को, यानी उमय्यदों का शासन था और उनको किससे कौन मुक्ति दिलाएगा? जो पैगंबर के वंशज हैं वो उनको मुक्ति दिलवाएंगे, यानी कि अब्बासी। बेटा ये अंडरलाइन जो किया हुआ है इनको ध्यान से आप पढ़ोगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको ये सब दिया हुआ है। आगे है कि ईरानी संस्कृति जो थी, अब अब्बासी शासन जो आया अस्तित्व में तो इससे क्या हुआ, अरबों के प्रभाव में अरब जो थे, अरब देश के वासी थे, उनके प्रभाव में गिरावट आने लगी, जबकि ईरानी संस्कृति जो थी उसका महत्व बढ़ने लगा। अब्बासियों ने अपनी राजधानी प्राचीन ईरानी महानगर टेसिफोन के खंडहरों के निकट बगदाद में स्थापित की। बगदाद में उन्होंने अपनी राजधानी बना ली। तो इस प्रकार धीरे धीरे वो क्या करने लगे, अपने साम्राज्य का फैलाव करने लगे। और उन्होंने क्या किया, अब्बासी शासकों ने खिलाफत की धार्मिक समिति और कार्यों को मजबूत बनाया और इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया।
और इस प्रकार धीरे धीरे उम्मयदों का जो था वो शानदार शाही वास्तुकला और राज दरबार के व्यापक समारोहों की परंपराओं को बराबर उन्होंने कायम रखा। जिस शासन को पहले इस बात पर गर्व था कि उसने राजतंत्र को समाप्त कर दिया है, उसे ही राजतंत्र को फिर से स्थापित करने के लिए, यानी कि उन्होंने क्या कहा था कि हमने तो राजतंत्र को खत्म कर दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उन्हें फिर से राजतंत्र को स्थापित करना पड़ा। अब है कि खिलाफत जो था उसका विघटन कैसे हुआ और सल्तनों का उदय कैसे हुआ, यानी कि जो खिलाफत था उसका विघटन कैसे हुआ और सल्तनों का उदय किस प्रकार हुआ, यानी कि खिलाफत से सल्तनत कैसे अस्तित्व में आई। खिलाफत का विघटन, खिलाफत का विघटन का मतलब क्या है कि पहले लोग क्या करते थे कि जो धीरे धीरे खिलाफत समितियां बनी हुई थी उनका विघटन होने लगा। विघटन का मतलब क्या है कि वो खत्म होने लगी धीरे धीरे और सल्तनत अस्तित्व में आने लगी। तो इस प्रकार इसमें क्या हुआ कि नए नए पद आने लगे, नई नई उपाधियां आने लगी, जिससे कि इनका मायने जो थे वो चेंज होते गए। तो देखिए जैसे कि शासक थे उन्होंने विभिन्न उपाधियां धारण कर ली, जिनमें एक प्राचीन ईरानी पदवी जो थी, यानी कि ईरानियों की पदवी है जो शहंशाह के नाम से, जो राजाओं के राजा होते हैं उसको शहंशाह बोला जाता था। ये शहंशाह जो वर्ड था ये कहाँ से लिया गया, ईरान से लिया गया था। लेकिन जो खलीफा है उसकी पदवी की जो धारणा थी वो खलीफा की पदवी धारण नहीं की गई। उन्होंने अब्बासी खलीफा को अपने सुन्नी प्रजाजनों के प्रतीकात्मक मुखिया के रूप में बनाए रखा। अब जो खिलाफत था उसको समाप्त न करने का फैसला जो था वो बड़ा चतुराईपूर्ण था। चतुराईपूर्ण का मतलब क्या है कि जो खिलाफत थी उसको उन्होंने ख़त्म नहीं किया, क्योंकि एक अन्य शिया राजवंश जो था वो फातिमी शिया राजवंश फातिमी से लिया गया था। फातिमी कौन थी? ये इसका संबंध शिया संप्रदाय के एक उप संप्रदाय इस्माइली से था और उनका दावा था कि वो पैगंबर की बेटी जो है फातिमा, यानी कि हम पैगंबर के बारे में स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, इस्लाम का उदय। तो पैगंबर की बेटी जो है फातिमा, उसके वंशज अपने आप को कहते थे शिया राजवंश यानी कि फातिमी, और इसलिए वे इस्लाम के एकमात्र न्याय संगत शासक हैं, ऐसा वो अपने आप को कहते थे। और जो मिस्र की पुरानी राजधानी फुस्तात की बजाय एक नए शहर काहिरा को राजधानी बनाया गया, यानी कि मिस्र की पहले राजधानी कौन सी थी? फुस्तात थी, और बाद में किसको बनाया गया? काहिरा को बनाया गया। इस प्रकार धीरे धीरे इनके जो इस्लाम धर्म जो था इनके क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ, इनके शासकों में, शहंशाहों में इनमें परिवर्तन होता रहा। तो बेटा इस प्रकार आप इसको ध्यान से पढ़ोगे और ये सारा इसके बारे में आपको दिया हुआ है कि इसमें विद्वान, कलाकार, व्यापारी इस्लामी दुनिया के भीतर ये बड़े आराम से घूमते फिरते थे और विचारों और तौर तरीकों का प्रसार सुनिश्चित करते थे। और इनमें से कुछ जो थे लोग वो धर्मांतरण के कारण गांव के स्तर तक नीचे पहुंच गए थे, यानी कि गांव के लेवल, गांव में भी वो लोग पहुंच गए थे। और मुसलमानों की जनसंख्या जो उम्मयद काल और प्रारंभिक अब्बासी काल में 10% से कम थी, यानी कि क्या थी? मुसलमानों की जो जनसंख्या थी वो बहुत कम थी अब्बासी काल में, और धीरे धीरे वो बढ़ गई, बहुत ज़्यादा हो गई। फिर अन्य धर्मों से अलग धर्म और सांस्कृतिक प्रणाली के रूप में इस्लाम की पहचान अधिक सुस्पष्ट हो गई और इससे धर्मांतरण संभव और अर्थवान प्रतीत हुआ, यानी कि धर्म को परिवर्तन करना यूँ लगने लगा कि ये मीनिंगफुल है कि हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो बेटे आप यहाँ तक इसको समझोगे अच्छे से, क्योंकि आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा और इसके जो चैप्टर के ये जो भी वर्ड्स वगैरह आते हैं इनको आप अच्छे से ध्यान से समझोगे और अपनी नोटबुक में भी राइट करोगे। आपकी कॉपीज़ वगैरह ये मंगवाई जाएंगी स्कूल में, अपनी कॉपीज़ को मेंटेन करते रहना, ठीक है। थैंक यू।